गांधीनगर मार्केट की दुकान में लगी आग, तीसरी मंजिल पर दुकान का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, आनंद विहार, शरद विहार और झिलमिल के लोग परेशान। कुत्तों के काटने के मामले में हो रही बढ़ोतरी, प्रशासन बेखबर। कानूनी उलझनों के बाद प्रेमी जोड़े ने फिर थामा एक दूसरे का हाथ। मामला सुलझाने के लिए अदालत ने भेजा मीडिएशन में, फिर बदला फैसला। लड़की के पहले से शादीशुदा होने पर हुआ था विवाद। सुभाष मोहल्ला वार्ड में फैल गया तनाव, बीजेपी पार्षद के पति ने तोड़ दी ईद की लाइटें। ईद पर लगवाई गई थी झालर लाइट। हाउस टैक्स अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल, सेल्फ असेसमेंट के बाद भी नहीं हो रहा टैक्स अपडेट। स्कूल संचालकों और मकान मालिकों को हो रही हैं दिक्कतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिला के गांधीनगर मार्केट के एक दुकान की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगते ही दुकान मालिक ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। स्थानीय दुकानदार ने भी मदद की और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। ये घटना सुबह करीब 10:30 की बताई जा रही है। गांधीनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का नियंत्रण करने में जुट गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया है। गांधीनगर मार्केट में इस तरह की आग लगने की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। इस इलाके की संकरी गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे समय रहते आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार और प्रशासन को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। झिलमिल, शरद विहार और आनंद विहार, हर जगह स्थानीय निवासी कुत्तों के बढ़ते आतंक से परेशान हैं। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि सड़कों पर घूमते ये कुत्ते इतनी ज़्यादा संख्या में है कि एक को भगाओ तो दूसरा आ जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बाइक और स्कूटी सवारों को होती है, क्योंकि ये कुत्ते उनके पीछे भागते हैं, जिससे कई बार चालक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। नगर निगम द्वारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम कभी कभी इन कुत्तों को पकड़कर ले तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से उन्हीं कॉलोनियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे समस्या जस की तस बनी रहती है। बहुत बुरा हाल है इस टाइम पर हमारे बी ब्लॉक में। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हो गए हैं। कुछ ना करते करते 60 से 65 स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो रात को अकेले घूमने में, टहलने में डर लगता है कि कब काट जाए, और बहुत लोगों को काट चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लोग इनको खाना खिलाते हैं तो खाना भी सड़कों पर फैला रहता है, और ये आक्रामक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एमसीडी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने इसके ऊपर कोई ना कोई रोकथाम करें, नहीं तो ये ऐसा ना हो कि इंसान से ज़्यादा इनकी तादाद हो जाए। अभी भी तादाद की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हमें डर लगता है, हमारे नौकर, काम वालियाँ या ड्राइवर जो निकलते हैं, उनको घरों में घुसने से पहले डर लगता है, क्योंकि घर के बाहर ही बैठे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर कोई ना कोई उचित कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। ये लोग सच में परेशान हैं कुत्तों के और बंदरों के आतंक से। आप लेट इवनिंग, लेट नाइट 11-12 बजे के करीब बाहर निकल नहीं सकते पैदल, और सुबह इसी तरह अर्ली मॉर्निंग अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तब भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लेट आवर्स में स्कूटी पे भी जा रहे हैं तब भी कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, और एक्सीडेंट का डर लगा रहता है। अगर गिर गए तो चोट लगने का खतरा, और अगर किसी तरह कुत्ते के हाथ में आ गए तो भाई फिर उसके बाद भागते रहो इंजेक्शन लगाने के लिए। एक टेंशन आ जाती है लोगों के दिमाग में कुत्तों के नाम से ही। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वेस्टेज है सड़कों के ऊपर, चाहे व्हाट इट मे बी, चाहे उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, उनको स्टेरिलाइज नहीं किया जा सका, रीज़न जो कुछ भी हो, हाई कोर्ट को चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दूसरे सरकारी विभाग हैं, सबको चाहिए कि मिल बैठ के कोई हल निकालें, कोई रूल बनाए, कोई कानून बनाए, ताकि एक तो इनकी पॉपुलेशन कम हो, और सेकंड इनको फीडिंग का कोई मैनेजमेंट ऐसा बनाया जाए ताकि ये जो सड़कों पे लोगों के पीछे भागते हैं, स्कूटरों के पीछे भागते हैं, कम से कम इससे निजात मिल जाए।
ककड़ुमा कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक तलाकशुदा जोड़े ने फिर से शादी करने का फैसला किया। ऐसे में जब संवाददाता ने एडवोकेट मनीष भदौरिया से बात की तो उन्होंने बताया, लड़का लड़की ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद लड़के को पता चला कि लड़की पहले से शादीशुदा थी और उसका तलाक अदालत में पेंडिंग था। इस जानकारी के बाद लड़के ने अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए कोर्ट का रुख किया और अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवाह को निरस्त कर दिया। इस दौरान लड़की अपने बच्चे की मां बन चुकी थी और उसने बच्चे के खर्च के लिए आवेदन दिया। मामला आपसी सुलह के लिए मीडिएशन प्रक्रिया में भेजा गया, जहां बातचीत के दौरान दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया और लड़की ने अपने सभी केस वापस ले लिए। इसके बाद आर्य समाज मंदिर में उनकी दोबारा शादी कराई गई। लोक अदालत में शादी की तस्वीरें और सेटलमेंट की कॉपी पेश करने के बाद अदालत ने उनके बीच सभी कानून विवादों को खत्म कर दिया है। इस मामले में एक महिला ने एक पुरुष के साथ लव मैरिज करी थी, जबकि उसकी पहली शादी से उसका तलाक नहीं हुआ था। तो उस दौरान जब शादी हुई दूसरी, तो उसे बाद में जाके पता लगा कि ये महिला ऑलरेडी मैरिड थी और इसका पहले पति से तलाक नहीं हुआ था। कुछ और भी घर में डिस्प्यूट हुए तो लड़के ने उस शादी को नल एंड वॉइड करने के लिए कोर्ट में मुकदमा डाला, जहाँ पर कि मैंने पूरे मुकदमे को तरीके से लड़ा, सारे सबूत गवाह वगैरह पेश करे, तब अल्टीमेटली जाके जज साहब ने उसकी दूसरी मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, जबकि उसका उस दौरान पहले पति से भी तलाक हो चुका था। उसके बाद उस महिला ने मेंटेनेंस का केस डाला। मेंटेनेंस के केस में दोनों की बातचीत हो रही थी कि इस दौरान लड़के ने मुझे बताया कि भाई वो दोबारा से महिला से बात करना चाहता है या बात करने लगा है। तो मैंने और फिर काउंसलिंग में उस मैटर को ले जाएगा, वहाँ पे काउंसलर साहब ने मिलकर उसको समझाया और अल्टीमेटली दोनों ने दोबारा से शादी करी और अदालत में अपने पेपर दाखिल कर दिए। कितने साल ये केस चला था? जो पहला मुकदमा जो था नल एंड वॉइड का, वो करीब 5 साल चला था और जो मेंटेनेंस का केस है वो करीब 8 महीने चला। अच्छा, क्या जब वो दूसरी शादी करी थी उस टाइम पहले वाले हस्बैंड के साथ महिला रहती थी या उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था उस टाइम? पहले पति से उनका तलाक का केस चल रहा था, जिसे उसने छुपाया था। रहती नहीं थी, अलग रहती थी। जो दूसरा पति था उससे छुपाया था। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया जजमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ रहती है, चाहे बिना शादी के रहे, तो वो खर्चा लेने की और सारे कानूनों की सुरक्षा प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। पूर्वी दिल्ली में सुभाष मोहल्ला वार्ड के नॉर्थ गोंडा में शनिवार को उस वक्त बवाल हो गया जब स्थानीय बीजेपी पार्षद मनीषा पुनिया के पति और बीजेपी नेता आशीष पुनिया ने रमजान में ईद की सजावट के लिए गली में लगाई लाइट वाली झालरों को तोड़वा दिया। झालरों के तोड़ने का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। आशीष पुनिया ने दावा किया कि चोरी की बिजली से पूरी गली में झालर लगाई जा रही थी। जिस वक्त वह लाइटें तोड़ी जा रही थी, उसी दौरान लोगों ने चोरी के दावे पर एक वीडियो जारी किया जिसमें झालर के कनेक्शन लोगों के घरों में थे। इस विवाद के बाद गली में रहने वाले मुस्लिमों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा करते हुए पार्षद के पति पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासी गुलफाम ने बताया कि वे पिछले 50 सालों से अपने परिवार के साथ गली नंबर 1 नॉर्थ गोंडा में रह रहे हैं। हर साल रमजान में ईद के लिए लाइट वाली झालरों से गली को सजाया जाता है। गली में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को सभी कोई आपत्ति नहीं हुई। आरोप लगाया कि पार्षद के पति अचानक से गली में आए और दुर्व्यवहार करते हुए सारी लाइटें तोड़वा दी। गली के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने लोगों से कहा, ईद है तो क्या हुआ, अपने घरों पर लाइटें लगाओ, पूरी गली में लगाने का कोई मतलब थोड़ी है। ईद तुम्हारी है, सबकी थोड़ी है। आशीष पुनिया ने कहा कि पार्षद कार्यालय में स्थानीय हिंदुओं ने शिकायत की थी कि बिना वजह उनके घरों के बाहर भी झालर वाली लाइटें लगाई हुई हैं। यह लाइटें बिजली के खंभे से लाइट चोरी करके जल रही हैं। उस गली में हिंदू अधिक रहते हैं, मुस्लिमों के घर 2 से 3 हैं। मुस्लिमों से कहा गया था कि वह अपने घरों पर लाइट लगाएं, पूरी गली में लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रीट लाइट का काम देखने वाली ई स्मार्ट कंपनी के कर्मचारियों से लाइट हटवाई गई है। मकान मालिकों और स्कूल संचालकों को हाउस टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण परेशानी हो रही है। इसे लेकर स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि हाउस टैक्स भरने की प्रक्रिया में अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई लोगों को भारी भरकम चालान भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकान मालिकों और स्कूल संचालकों को सेल्फ असेसमेंट के तहत खुद से हाउस टैक्स भरने के लिए कहा गया था, लेकिन टैक्स डेटा सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा है। इस कारण कई लोगों को गलत तरीके से बकाया राशि का नोटिस मिल रहा है। आरसी जैन ने चेतावनी दी है कि अगर हाउस टैक्स विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सभी स्कूल संचालक और मकान मालिक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली नगर निगम में आजकल
जिस प्रकार से हाउस टैक्स के इंस्पेक्टरों ने आतंक मचा रखा है। 2004-05 में जब हाउस टैक्स की नई स्कीम आई थी, उसके अंतर्गत मकानदारों की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सेल्फ असेस करके अपने मकान का हाउस टैक्स भरेंगे, चाहे वो स्कूल है, जिसके अंतर्गत हर फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक ये टैक्स जमा कराया जाता है, जिसमें सरकार को छूट भी देती है। पर देखा गया है कि जिस प्रकार से 20-20 साल पुराने असेसमेंट के फॉर्मों को चेक करके लाखों रुपए का बिल बना करके भेजा जा रहा है, ये सीधे सीधे उन इंस्पेक्टरों की लापरवाही है जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद भी सेम ईयर में असेसमेंट ना करके मकानदार को ये नहीं बताते कि आपके फार्मों में ये कमी है। मैं जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग वाले अगर कोई हम रिटर्न भरते हैं तो सेम ईयर नेक्स्ट ईयर तक वो बता देते हैं कि आपके इनकम टैक्स में ये कमी है, उसी प्रकार से हाउस टैक्स डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। पर मैंने देखा गया कि हाउस टैक्स के इंस्पेक्टर, उसमें बैठे हुए असेसर कलेक्टर, इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। और मेरी ये मांग है कि ऐसे इंस्पेक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर किसी असेसमेंट फॉर्म में कोई कमी है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस इंस्पेक्टर ने उसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, और दिल्ली नगर निगम को अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई जो इंस्पेक्टर हैं, जो असिस्टेंट कलेक्टर है, उनके पीएफ से की जाए, उनकी सैलरी से की जाए। दिल्ली सरकार तीसरे वाहन खरीदने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस फैसले का मकसद प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को बढ़ावा देना है। इस मुद्दे पर जब पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की गई तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर खुशी जताते हुए कहा कि अगर यह नियम लागू होता है तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही अगर सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पर्याप्त सब्सिडी और सुविधाएं देती है तो ये फैसला और भी प्रभावित साबित होगा। जनता का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को कब तक लागू करती है और इसमें क्या नए नियम जोड़े जाते हैं। ये जो तीसरा वाहन जो ई व्हीकल का आना कंपलसरी कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इसका स्वागत करता हूँ और भारत की सभी जनता को भी यही कहना चाहता हूँ, जो ये गवर्नमेंट कर रही है बहुत बड़ा कर रही है, बढ़िया कर रही है, ताकि पॉल्यूशन को भी देखा जाए, साथ के साथ आने वाले इन्वायरमेंट को जितना हो सकेगा शुद्ध किया जा रहा है, उस पर अच्छा कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं इसका स्वागत करता हूँ और सबसे आह्वान भी करता हूँ कि सभी पूरे भारत विश्व में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसकी कड़ी में हम सबको उसका आह्वान जो हो रहा है इसका हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज पॉल्यूशन एक विकट समस्या बन चुकी है और ख़ास तौर से दिल्ली वासियों के लिए। तो मतलब साल में 12 महीने पॉल्यूशन की समस्या ख़त्म नहीं हो रही। अगर सरकार ऐसा कोई कदम लाती है तो हम उसका पुरजोर जो समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नियम निकालने जा रही है या प्रावधान लागू कर रही है, इससे जो हमारे देश में पॉल्यूशन की समस्या है या दिल्ली एनसीआर या जितने भी हमारे जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, ऐसे जो शहर हैं मेट्रो सिटीज़, तो उनके अंदर इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी और हमें भी आदत पड़ेगी कि हम इलेक्ट्रिक वाहन को यूज़ कर सकेंगे और इससे हमारा जलवायु मंडल और सब पे ही एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भव्य रामलीला समिति की ओर से आज सत्यम एनक्लेव में निःशुल्क हेल्थ चेकअप और नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच के साथ साथ ईसीजी की सुविधा भी दी गई। इसके अलावा कैंप में दांतों की जांच के लिए भी डॉक्टर मौजूद रहे। आयोजन को लेकर समिति के सदस्य सतीश लूथरा ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से समिति हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है। इस कैंप के माध्यम से 200 से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के दयानंद जी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने में सहायक होते हैं। उन्होंने इस पहल के लिए भव्य रामलीला समिति और सतीश लूथरा को शुभकामनाएं दी। समाज के ऐसे वर्ग को जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, सरकारें भी काम नहीं कर पाती, उन लोगों को हेल्थ चेकअप के माध्यम से उनकी आँख को टेस्ट कराना, फिर ऑपरेशन कराना, दांत चेक कराना, दांतों को ठीक करवाना, साथ में ईसीजी कराना और हेल्थ चेकअप पूरा मेगा चेकअप कैंप लगाकर हमारे सदस्यों ने काम किया है। और साथ में सतीश लूथरा जी प्रधान है और उनके सभी साथी जो इन्होंने काम किया, सराहनीय काम है। भव्य रामलीला कमेटी द्वारा और सतीश जी और उनकी टीम जो कर रही है, ये बड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी होते हैं जो देखने में आते हैं कि वो कई बार अपने चेकअप करा नहीं पाते,
सोचते हैं कि भाई जाएंगे तो 1500-1600 रुपये डॉक्टर की फ़ीस होगी, फिर दवाइयों के पैसे होंगे, तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे कैंप जब होते हैं तो वहाँ चेक कराते हैं तो कई प्रकार की ऐसी बीमारी ध्यान में आती हैं कि जिनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर जांच जो है शुरुआत से हेल्थ से है, शुगर, बीपी, और इसमें एक चीज़ और जोड़ी है जो आज तक आपने कहीं देखा, हड्डियों की भी जांच हो रही है। यहाँ पर कोई दिक्कत आती है पैर में, घुटने में, कहीं भी दिक्कत है तो वो भी जांच चल रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा दी जा रही है ईसीजी की, और ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए इको भी फ्री में होगा जी। ये भव्या रामलीला सोसाइटी के सौजन्य से हमारे सतीश लूथरा जी प्रधान जी हैं, और मैं समझता हूँ कि आज होल बॉडी चेकअप कैंप है। ऑलमोस्ट इसमें सभी टेस्ट इन्होंने किए हैं और चाहते हैं ये समाज के प्रति जागरूक रहते हैं और समाज को स्वस्थ रखना हमारा सबका संकल्प है। आज उसी पूरी की पूरी टीम के जिसके प्रधान हमारे सतीश लूथरा जी हैं, इतना बड़ा आयोजन, लोगों को सेवा, बीपी, शुगर, आँखें, हड्डियाँ, दांत, ईसीजी, इको, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। मैं तो यही कहूँगा सब स्वस्थ रहें, सबका मन स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि स्वस्थ रहे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ईसीजी और इको की होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर असफल रहते हैं क्योंकि ये कैंप में ईसीजी और इको नहीं होता। तो सतीश लूथरा जी ने बहुत ही अच्छा काम करा कि यहाँ पर इको की भी सुविधा दे दी है। बहुत सुंदर है इनका प्रयास, सतीश लूथरा जी का। रामलीला कमेटी में भी बड़ा इनका सहयोग रहता है, और ये जो निःशुल्क आई जांच है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सतीश लूथरा जी के सौजन्य से लगा है और उन्होंने एक सेवा का काम किया है। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है कि सभी को फायदा मिल रहा है। इसमें ईसीजी से लेके एक ही छत के नीचे सारा कुछ हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया और शाहदरा के तेलीवाड़ा में गंदगी और कूड़े की बदहाल हालत से स्थानीय लोग परेशान हैं। तेलीवाड़ा की गुरुद्वारे वाली गली में रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाके के लोग गली के कोने में ही कूड़ा डाल देते हैं जो कई दिनों तक पड़ा रहता है। इससे बदबू और गंदगी की समस्या बढ़ जाती है। जब कोई इसे रोकने की कोशिश करता है तो लोग बहस करने लगते हैं। शरद विहार में भी मेन रोड और बस स्टॉप के पास कचरे के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ सब्जी बेचने वाले और स्थानीय दुकानदार कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं झिलमिल कॉलोनी की मेन रोड पर भी सफाई व्यवस्था बदहाल है। होली को बीते 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क पर खाने के प्लेट, पानी के गिलास और गुब्बारे बिखरे पड़े हैं, जिसकी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। परेशानी तो होती है, बदबू आती है, घर से निकलते ही कितना बुरा हाल है, लेकिन कोई नहीं मानता, किससे कहें। कूड़ा कौन डाल जाता है यहाँ पे? भैया हम क्या जानते हैं कूड़ा कौन डाल जाता है। बाहर के आते हैं बाइकों पे बैठ बैठ के, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, सब कट्टे भर भर के यहीं रख जाते हैं। कोई खत्ता वगैरह बनाया गया यहाँ पर? बनाया गया नहीं है, ऐसे ही पब्लिक ने बना रखा है, चलते फिरते आके यहीं डाल जाते हैं। एमसीडी की गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़ा? आती हैं, कौन डाला एमसीडी की गाड़ी में? गाड़ी सुबह आती है, उसमें नहीं डालते हैं, ऐसे रख जाते हैं। परेशानी क्या यही है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके से कैमरा लग जाए जो ये पता चले कि भाई कैसे कौन घेर रहा है, उसके साथ क्या सख्ती होनी चाहिए उसके साथ। बस मेन बात तो ये कि जब डाल जाते हैं यहाँ पर लोग अपने घर से। अरे सभी कुछ घेर देते हैं, अब क्या करें, अब कूड़ा घेरते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मतलब लेडीज यहाँ पैड घेर जाते हैं। अब वो कुत्ते उठाता है, वो सारे एक के साथ 4 चीज़ें उठा के ले जाता है। कोई वहाँ फाड़ता है, कोई वहाँ फाड़ देता है, कोई कुछ करता है। वो गंदगी इतना परेशान करती है। नहीं वो और भी ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे। रखा गया था कंटेनर बहुत पहले, लेकिन उसमें कोई नहीं गिरेगा, वो फेंकेंगे, साइड में फेंक देंगे या दूर से फेंक देंगे या ऊपर से फेंक देंगे। मेन बात तो सबसे ऊपर से ज़्यादा फेंके जाते हैं, या आते हैं गाड़ी में उछाल दिया, गाड़ी तो पास हो गई। वो वही बस कूड़े की दिक्कत है, कूड़ा फेंक जाते हैं मना करते करते भी। बस सफाई वाले तो आते हैं, लेकिन करने के बाद सफाई फिर डाल जाते हैं कोई ना कोई। दिक्कतें होती है। हाँ सफाई करते डाल जाते हैं कूड़ा। सफाई होती है रेगुलर? हाँ कूड़े वाले आते हैं, नाली वाले भी आते हैं। सफाई तो रहती है, लेकिन रहने वाले रहने तो नहीं देते ना यहाँ। कभी कोई डालेगा, कभी कोई डालेगा, कभी कोई डालेगा कूड़ा। विवेक विहार इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में कृष्णा गली से एक 2 पहिया वाहन चोरी हो गया था। वहीं होली की सुबह एक ड्राई क्लीन का रिक्शा भी चोरी हो गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना ताला तोड़े लोहे की चेन काटकर रिक्शा ले गए। पीड़ित ने बताया कि वह पिछले 2 सालों से रोजाना अपना रिक्शा वहीं पार्क करता था, लेकिन इस बार चोरों ने प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस इलाके में शराब और नशे की लत वाले लोग अक्सर जमा होते हैं, जिससे चोरी और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
फिलहाल मैं मौजूद हूँ न्यू विश्वास नगर में और ये विवेक विहार थाना क्षेत्र का एरिया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है और ऐसे में विवेक विहार थाने पर चोरी की वारदात बढ़ना कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो सकती है। फ़िलहाल जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, एक यहाँ से होली वाले दिन की सुबह ही ऐसा ही ड्राई क्लीन का रिक्शा चोरी हुआ है और चोरों की दात की बात यह है कि ताला नहीं तोड़ा गया है। इस घटना के अंदर चैन को काटा गया है, वो भी चैन भी लोहे की थी, वो भी 2 थी। और इन्हीं दिनों में एक कृष्णा गली से भी एक स्कूटी चोरी हुई है, गौतम गली से बाइक चोरी है और ये तीनों ही चोरी थाना विवेक विहार क्षेत्र में आती है। अभी हमारे साथ पीढ़ी भी मौजूद है, पीढ़ी से बात करेंगे। सर, जब इसको रात को खड़ा करके गए थे, किस टाइम खड़े करके गए थे आप लोग? ये यहाँ पे रात को 8:30 बजे के आसपास खड़ी हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे फैक्ट्री में। 10 साढ़े 10 बजे करीब ताला लगाते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने सुबह आके देखा, मैं 7 बजे करीब, तो देखा यहाँ पे रिक्शा नहीं था। दोनों चैन कटी पड़ी थी, कोई ताला नहीं टूटा था, चैन टूटी पड़ी थी। उनसे उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं दी हमें, खाली नरेश जी ने रख लिया। उन्होंने बस ये कहा कि मैं आके कॉल करूँगा घटनास्थल पे आके। भाई साहब, ये चोरी कोई आम नहीं है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर ये चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पीछे कृष्णा गली से भी चोरी हुई, हमारी पीछे गली से एक बाइक है एक आदमी की, उसकी भी चोरी हुई। आए दिन कोई कूड़े वाले हो गए या कोई बाइकों से पेट्रोल चोरी है, तो तमाम चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे पुलिस करती है रोकथाम, बीट ऑफिसर है, गश्त लगाते पार्क के अंदर, घूमते आते हैं, वो चले जाते, वो आ जाते हैं तो ठीक है। अगर उनके पीछे से फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर कांड हो जाता है। का माहौल तो यहाँ बना ही रहता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो है गढ़ है एक तरीके का। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नशेड़ी भी हैं जो क्या इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं पार्कों के अंदर। जो यहाँ पर किसी पुलिस की तो कुछ वो नहीं है, यहाँ पर की गश्त लगाएं कि आकर देखें, उनके ऊपर काबू पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पुलिस रात के टाइम ही आती है क्योंकि रात के टाइम यहाँ अवैध जो शराब है ये यहाँ पर पीते हैं। यहाँ पास में ठेका खुला हुआ है, यहाँ आके ये बहन बेटे किसी की निकलती है, उनको भी छड़ा खाने की काफ़ी वारदातें होती रहती हैं। वो मसला इतना बुलंद कह सकते हैं कि अधिकारी के बताने के बावजूद भी जो बीट ऑफिसर्स हैं वो स्पॉट पर नहीं पहुंचते हैं और ऐसी घटनाएं हो सकता है इसलिए बढ़ती हों क्योंकि चोरों की जो तहकीकात करने वाले अधिकारी हैं, जब वो स्पॉट पर नहीं आएंगे तो चोरी करने वालों के तो हौसले अपने आप बुलंद होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।